नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता और देख रहे हैं बिहार एस्टेट के लिए शिक्षण कला एवं दक्षता। तो दोनों पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। यूथ कंपटीशन की बुक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? और ऑप्शंस हैं केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, या गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, या फिर रोट मेमोराइजेशन यंत्रवत याद करना, या फिर लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित या वर्गीकृत करना। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रश्न क्या पूछा? छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की विशेषता। तो विशेषता है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस, मतलब बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड, सेलेक्ट द करेक्ट, मतलब सही का चयन करना है। और एक नदी होता है, डेल्टा होता है, नाव होता है, फिश मछली या किनारा। तो एक नदी में क्या होता है? तो ऑप्शन डी होगा फ्रेंड, क्योंकि एक नदी का होता है किनारा। एक नदी का पूछा गया, का होता है किनारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये देखिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ग कक्षा में गतिविधि करने के लिए आवश्यक है? प्लेइंग गेम, मतलब खेल खेलना, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना, स्टोरी राइटिंग कहानी लिखना, या लेक्चर मतलब व्याख्यान। तो गतिविधि करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, व्याख्यान। ठीक है, क्योंकि व्याख्यान विधि निष्क्रिय विधि है, जिसमें बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, सिर्फ छात्र सक्रिय रहते हैं। ऐसा भी प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए इन स्पेशल स्कूल, मतलब विशेष विद्यालय में, बाई स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल, मतलब विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षक द्वारा, एलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रेन, सभी सामान्य बच्चों के साथ, या फिर बाई द टीचिंग मेथड डेवलपमेंट फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन एंड स्पेशल स्कूल, मतलब बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में शिक्षण विधि का विकास। तो ये तो होगा ही नहीं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए सभी सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डैश प्ले सुफिशियंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो हेरिडिटी, अनुवांशिक, एनवायरनमेंट, वातावरण, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, अनुवांशिक, वातावरण, या एग्जामिनेशन, परीक्षा। तो ऑप्शन सी होगा हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, अनुवांशिक एवं वातावरण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया या निर्धारक है। तो आंसर इधर दिया हुआ है। उन्होंने चेयरमैन के लिए चेयरपर्सन का प्रयोग किया है। तो ये क्या दर्शाता है? कहने का मतलब ये है, तो ये शिक्षक का अनुशासन है, या शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान है, या फिर शिक्षक छात्र वार्ता है, या फिर समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि तैयार पाठ योजना के अनुसार पढ़ाएं, यथासंभव गतिविधि कराएं, या मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखें, मतलब कड़ा अनुशासन रखें, या फिर छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करें।
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन डी ही है, क्योंकि छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उन्हें अवसर दें। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? टेलीविज़न, धर्म, भाषा या शिक्षा? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होगा? शिक्षा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, मानव समाज की मूलभूत इकाई कौन सा है? तो इंडिविजुअल व्यक्ति, फैमिली परिवार, सोशल ग्रुप सामूहिक ग्रुप या ट्राइबल ग्रुप मतलब जनजातीय समूह? तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा मुख्य और मूलभूत पूछा है, इसलिए परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? और ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, या सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? तो स्कूलवासी समाज में से आते हैं, या स्कूल बच्चों का आयु स्तर कम होता है, या स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, या फिर स्कूल आर इस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी, स्कूल द्वारा स्थापित किया जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा कि स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? क्योंकि स्कूली बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु अधिक महत्वपूर्ण है? तो शिक्षित जनता, धर्मनिरपेक्षता, या राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, या गरीबी उन्मूलन? तो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षित जनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है, या शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, या शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, या व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या विकास के सिद्धांत हैं, तो जीवन से संबंधित होने के उपयोगिता, विविधता और लचीलेपन का, या उपयुक्त सभी? तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, जीवन से भी संबंधित होना चाहिए, यूटिलिटी भी होनी चाहिए, और इलास्टिसिटी भी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश और जापानी? तो एजुकेशन शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन। और एजुकेटम से लिया गया है। एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा ड्यूको। ठीक है, ई का अर्थ है बाहर और ड्यूको का अर्थ है आंतरिक। एजुकेशन का अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना। समझ गए? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम मतलब पूर्णतया अलग हैं, या इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हैं, इंटरवोवेन विद मतलब सन्निहित हैं, नॉन रिलेटेड टू संबंधित नहीं हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सन्निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए?
बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए या बच्चों को दंडित करना चाहिए? दो ऑप्शन इधर है। या फिर बार बार याद करने के द्वारा ही एक ही सिद्धांतों से बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट होगा। उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है या प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। या फिर अधिगम आवृत्तीय संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है या सक्रिय नियोजन के द्वारा संरचना की प्रक्रिया है? तो अधिगम क्या है? अधिगम ऑप्शन डी राइट होगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड है, जन्मजात विशेषताएं हैं, पर्यावरणीय प्रभाव है या आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है? तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? क्योंकि आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अस्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है या अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन विद्यार्थियों को अस्पष्ट उदाहरण पूछा गया है, गैर उदाहरण देने के परिणाम क्या हो सकते हैं बताना है। तो इसमें अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक या प्रभावी तरीका है। ठीक है, अगर आप गैर उदाहरण देंगे, अलग अलग उदाहरण देकर समझाएंगे, तो इसमें अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, मतलब विकास जीवन पर्यंत होता है, ये बात तो सही है। विकास परिवर्त्य होता है, परिवर्त्य मतलब डेवलपमेंट मॉडिफाइएबल। विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। या फिर विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते। तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। नहीं पूछा गया ना, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अच्छा, इसको देख लीजिए व्याख्या। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तनीय भी है, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सभी चरणों में विकास एक समान नहीं रहता है और विकास दर अलग अलग होती है, विकास अनुक्रमिक और अनुमानित है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, विकास किस किस प्रक्रिया में कैसे कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने के क्या कारण
या क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाहरी अप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अप्रेरणा होती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो डिलीवरिंग ए लेक्चर मतलब एक व्याख्यान देखकर, या प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके, या बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करना। तो अवसर दिया गया है तो ये पॉजिटिव है ही आंसर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये फूट वाला क्वेश्चन है इसलिए छोटा कर रहे हैं स्क्रीन। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब शारीरिक दंड, या कॉर्पोरेट, या फिर कॉर्पोरेटिंग क्या दिया है, एक सेकंड, या फिर कोऑपरेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट मतलब सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, या फिर कंस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दूसरा और तीसरा सही होगा। एक तो जो है सहयोग करना है, सहयोगात्मक अधिगम, और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो दूसरा और तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो जेंडर पक्षपात मतलब जेंडर बायस, या जेंडर आइडेंटिटी मतलब जेंडर की पहचान, या जेंडर रिलेवल संबद्धता, या जेंडर कंसिस्टेंसी तो जेंडर की समरूपता। तो ये जेंडर बायस है, पक्षपात है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रयोगशाली है? तो डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस मतलब जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या जेंडर सेग्रेट प्लेइंग ग्रुप मतलब जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर सेग्रेटेड सीटिंग अरेंजमेंट मतलब जेंडर पृथक बैठन की व्यवस्था करना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो किसने दिया? जॉन बी वॉटसन ने, या फिर लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, या लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लेव वाइगोस्की ने। तो इन्होंने एक तो नन्हा वैज्ञानिक कहा ही है। लेव वाइगोस्की ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप को देखते हुए चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे सक्रिय साधक हैं ज्ञान के। ठीक है, वो अपनी सोच में सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया। उन्होंने किसी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अन्य लोगों के साथ सामाजिक परस्पर क्रिया के माध्यम को बढ़ाया जाता है, विशेष रूप से अधिक कुशल है जो। तो देखिए क्या कहा इन्होंने कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है? तो लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो हाइपोथेटिकल डेडिकेशन रीजनिंग, प्रपोजेंशनल थॉट मतलब परिकल्पित
निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार या कन्वर्सेशन कन्वर्वेशन, क्लास इंक्लूशन मतलब संरक्षण, कक्षा समावेशन, या फिर अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व मतलब डिफरेंट लिमिटेशन ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, या फिर मेक बिलीव प्ले, इरेबेबिलिटी या थॉट मतलब प्रतीकात्मक खेल, विचार की अनुक्रमणीयता। तो ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, बी ही है। देखते हैं फिर से एक बार इस प्रश्न को। क्या है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित जो करता है वो है संरक्षण, कक्षा समावेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी समूह हमेशा अच्छा सीखता है, या अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा गया है, या इसे अध्यापकों द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने का अच्छे मौके प्रदान होते हैं, या बालकों को विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और बेसिक शिक्षा जो थी ये 1946 में गांधी जी ने अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। यह एक ऐसा सिद्धांत था जो बताता है कि ज्ञान और काम अलग अलग नहीं हैं। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा या शिक्षा का वह आधार है जिस पर उच्च शिक्षा के ढांचे का भवन बनाया जा सकता है। और बुनियादी शिक्षा के जो स्तर थे, पूर्व बुनियादी मतलब 6 साल तक, बुनियादी 7 से 14 वर्ष तक, उत्तर बुनियादी 15 से 18 वर्ष तक, उसके बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा आती है, फिर सामाजिक और वयस्क शिक्षा। तो ये थे बुनियादी शिक्षा के स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ाए जाने वाले विषय का गहन ज्ञान, या एक सख्त अनुशासक, शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय, या फिर एक अच्छा प्रेरक होना। तो एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो सबसे अच्छा प्रेरक हो। सख्त अनुशासक ये तो ज़रूरी नहीं, शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय है लेकिन अगर वो अच्छा मतलब आपसी संबंध अच्छा है लेकिन वो प्रेरणा नहीं दे पाता है, ठीक है, तो भी अच्छा नहीं है। और पढ़ाए जाने वाले विषय का मान लो गहन ज्ञान है लेकिन अच्छा प्रेरक नहीं, अच्छा वेट नहीं करता आपको मतलब विद्यार्थी को, तो ये भी सही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है प्रेजेंट अभिभावकों का, टीचर अध्यापकों का, या स्टूडेंट शिक्षार्थियों का, या समाज का। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए होने चाहिए एक समान स्तर के शिक्षार्थियों की योग्यता अनुसार, या केवल पुस्तक में या पुस्तक के बाहर। तो शिक्षार्थियों की योग्यता अनुसार, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। तो अगर योग्यता के अनुसार गृह कार्य नहीं देंगे, मान लीजिए गृह कार्य कर भी लिया तो उससे कुछ सीख नहीं पाएगा बच्चा। अगला देखिए, नवोदय विद्यालय में स्थापना की गई डैश के लिए, किसके लिए मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए, या ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, या सर्व शिक्षा अभियान पूर्ति हेतु, या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अपव्यय को रोकने हेतु। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई, स्थापना की गई,
और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार के जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार और सामाजिक आर्थिक स्थिति के ध्यान के बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये ज़रूरी नहीं, बस इतना ध्यान याद कर लीजिए आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों को मदद करता है संस्कृति ग्रहण करने में, संस्कृति का विरोध करने में, या फिर अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा करने में, या उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर होगा, क्योंकि उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शन आगे है, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है, पूरा ऑप्शन भी नहीं है क्या, तो उन्हें संस्कृति संपन्न करने में है, इधर है। चलिए देखिए, तो प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है विज्ञापनों का प्रभाव, उपयोग की नकल का प्रभाव, मनोरंजन की नकल का प्रभाव, या प्रयोग का अभाव। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उपयोग की नकल का प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है उपयोग की नकल का प्रभाव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शिक्षार्थी सुस्त होते हैं प्रोजेक्ट मेथड विधि में या डिस्कवरी या खोज विधि में। तो खोज विधि में कभी शिक्षार्थी सुस्त नहीं होंगे, याद रखना। आगे ऑप्शन इधर है। और अगला है लेक्चर मेथड में या फिर प्रश्न अन्वेषण विधि में। तो किसमें सुस्त होंगे शिक्षार्थी? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर व्याख्या करेगा, व्याख्यान देगा और कुछ सुनेंगे कुछ नहीं भी सुनेंगे। अगर इम्प्रेसिव रहा तो सक्रिय भी रहते हैं, वरना सुस्त ही रहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन होता है एक भ्रमण हेतु या अन्य लोगों के कार्य करते देखने हेतु या क्रिया का अर्थ जानने हेतु या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन सभी के लिए किया जाता है, मतलब अन्य लोगों को कार्य करने को देखेंगे भी आप, या भ्रमण हेतु तो होता ही है, और क्रिया का अर्थ जानने हेतु भी होता है। तो इसलिए सारा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी रिमेन बिजी एट होम, घर पर व्यस्त रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्टडी एट होम, घर पर पढ़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं। उनकी तरक्की का आकलन किया जा सकता है, नहीं। मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, स्वाध्ययन की आदतें विकसित हो। ठीक है, तो इसलिए दिया जाता है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, मतलब वो खुद से पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फिर से प्रश्न देखिए। प्रश्न है अधिगम के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो अधिगम के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कि कोई अधिगम नहीं हुआ, या अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक, उन्हें संतुष्ट करने वाला है। अधिगम के किसी स्तर पर संवेगात्मक कारकों को प्रभावित होता है, या फिर अधिगम मूलभूत रूप से एक मानसिक विधि है। तो क्या ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अधिगम जो होता है उसी वातावरण में प्रभावित होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक और सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, तो अधिगम ऐसी स्थिति में होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित कभी नहीं करना है, या बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए।
उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए या चिकित्सा सहायता लेने हेतु भेजा जा सकता है। तो उसकी प्राथमिकता को अनुमति देना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आगे देखिए, यदि अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को खराब कपड़े पहन पाते हैं तो आप करेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षार्थी खराब कपड़े पहन कर आता है तो कक्षा में उपस्थिति ना रहने को कहेंगे। शिक्षार्थी को कक्षा में उपस्थित ना रहने के लिए कहेंगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसका मजाक उड़ाएंगे तो ये भी नहीं करेंगे। या उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे या उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर है। इसीलिए तो ड्रेस बनाया गया है, स्कूल ड्रेस होता है। चलिए अगला देखिए, क्योंकि सभी एक समान पहने, ना कोई खराब ना कोई अच्छा। आगे देखिए, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया मनोरंजन बनाने हेतु, या फिर बालक को आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु, या फिर शिक्षा को अधिक गतिविधि बनाने हेतु, या फिर शिक्षा में खेल गतिविधियों के महत्व उजागर हेतु। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर होगा। खेल थेरेपी जो है बालक को आंतरिक रुझान और अंतर्द्वंद समझने हेतु ये अध्ययन खेल थेरेपी को अपनाया जाता है। आगे देखिए, क्योंकि खेल खेल में बच्चे अधिक सीख लेते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों का ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए गुण विकसित करना चाहिए, या एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने में, या शैक्षिक गुणवत्ता की तैयारी करने में, या फिर देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर होगा, क्योंकि देश द्वारा पोषित मूल्य विकास में। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालय को ध्यान देना चाहिए देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आगे देखिए, और अगला क्वेश्चन है, यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझता है समझती है यदि वह इसके और उदाहरण दे पाए, या जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे, या फिर इसे पुनः पहचान पाए और फिर से सामना करता है, या फिर जब पूछा जाए कि इन नियमों को पुनः याद कर पाए। तो क्या होता है? ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर होगा। जिन समस्याओं में समाधान इसका उपयोग कर सकता है उपयोग करे। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है। यदि स्पष्ट रूप से माना जाता है कि शिक्षार्थी नियम समझता है तब समझता है जब समस्या के समाधान में उपयोग कर सकता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है, अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अंतः शिक्षा सेवक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है कैसे? पहले से उचित रूप में तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके, या इसे आवासीय कार्यक्रम बनाकर, या सहयोगी रुख अपनाकर, या फिर प्रशिक्षण अनुवर्तन क्रियाकलाप अपनाकर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप को अपनाकर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन इधर बच रहा है अभी, देखिए इधर छोटा कर रहे हैं स्क्रीन। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा का अर्थ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं हैं, या सभी शिक्षार्थी में ना कोई समान गुण होता है और ना ही वे समान लक्ष्य साझा करते हैं, या सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, या फिर एक भिन्नता वाली कक्षा में शिक्षार्थियों की प्रतिभाओं का विकास असंभव है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा का अर्थ है क्योंकि सभी शिक्षार्थी के लिए एक पाठचर्या संभव नहीं है, पाठ चर्चा संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
अनोखा पूछा गया ना, अनोखा का अर्थ, तो सॉरी सी नहीं होगा इसका आंसर, ए होगा। फिर से देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा का अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं। माफ़ कीजिएगा, ये बी आंसर नहीं होगा, इसका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा है, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको कि नहीं। अगला है, आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन बावजूद एक शिक्षक हमेशा से आता है, ऐसी स्थिति में आप करोगे कि मतलब आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा आता है, मतलब या तो लेट आता होगा, तो अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में उसकी बदनामी करेंगे, या उसे समय पर आने का परामर्श देंगे, या फिर प्रधानाध्यापक को सूचित करोगे, या उससे बेखबर रहेंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, उसे समय पर आने का परामर्श दोगे। तो फ्रेंड आज यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, CAI किसका संक्षिप्त रूप है या संक्षिप्त नाम है? कंप्यूटर एनालेड इंस्ट्रक्शन, या कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, या कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस, या नॉन ऑफ एबव। तो CAI ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का संक्षिप्त रूप है, जिसका काम क्या होता है कि CPI एक कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत अनुदेशक सामग्री एक कार्यक्रम है या छात्रों के ज्ञान कौशल विकसित करने और व्यवस्थित करने की दृष्टि के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक व्यवस्था शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो 3 या 3R की शिक्षा देना, पोषक आहार देना, या कुछ घंटे के लिए माता पिता को बच्चे संभालने से राहत देना, या फिर सामाजिकरण का प्रत्यक्षीकरण क्षमता कर बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया जाता है। तो ये किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या मारिया मॉन्टेसरी। तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर APJ कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महामना मदन मोहन मालवीय, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो किसके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। LEP स्टैंड, LEP का विस्तार है लैंग्वेज इन्हेंसमेंट एकेडमिक प्रोग्राम, या लीडरशिप ऑफ एकेडमिशियंस प्रोग्राम, या एंड एजुकेटिंग एकेडमिशियंस प्रोग्राम, या लीडरशिप एजुकेशन एंड असेसमेंट प्रोग्राम। तो लीप का क्या मतलब है? लीडरशिप फॉर एकेडमिक प्रोग्राम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कौन सा शिक्षण विभिन्न स्तरों पर का सही क्रम है? तो स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, या फिर बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, या स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर। तो निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम
तो सही क्रम पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। पहले आएगा स्मृति स्तर, फिर बोध होगा, फिर आप चिंतन कर विस्तार करेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब निम्न में किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा फ्रेंड, इस विद्यालय। ठीक है, और ये अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को विद्यालय स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया। अटल इन्वेंशन मिशन IM नीति आयोग देश में नवाचार और उद्यमिता का संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है और इसे 2016 में स्थापित किया गया। AIM ने अटल टिंकरिंग लैब अटल कार्यक्रम लॉन्च किया। अटल एक स्कूल में स्थापित एक अत्याधुनिक स्थान है जिसका लक्ष्य 21वीं सदी के उपकरणों और प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स 3D प्रिंटेड आउट के माध्यम से देश भर में कक्षा 6 और 12 के युवाओं के मन में जिज्ञासा और नवीनता को बढ़ावा देना है। ये अटल नवाचार मिशन तहत अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं? कार्ल मार्क्स हैं, इवान इलिच, पाउलो फ्रेरे या जॉन डीवी? तो पाउलो फ्रेरे हैं। ठीक है, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक पाउलो फ्रेरे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्वतंत्र चर है? शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान या माता पिता? तो शिक्षक, टीचर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? कंठस्थ करना, गृह कार्य, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, छात्रों को ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए, या छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या छात्रों को शिष्ट बनाने के लिए? तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो शिक्षक बता ही रहा है, लेकिन जब बच्चे खुद पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, समझेंगे, तो वो ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है, समावेशी शिक्षा का संबंध है सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना, या विविधताओं का सम्मान सराहना करना, या सभी के लिए शिक्षा गुणवत्ता लाना, उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सारी बातें समावेशी शिक्षा के संबंध में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करना चाहिए विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक, या केवल विश्लेषणात्मक, या केवल संश्लेषणात्मक? तो प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करना चाहिए विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एनालिटिकल और सिंथेटिक। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, ये रुकता क्यों नहीं है? चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शिक्षा कौशल से संबंधित है? श्यामपट्ट लेखन, प्रश्नों का समाधान, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी? तो ये सारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है ज्ञान उपदेश, व्यवहार की अस्थायी परिवर्तन,
व्यक्तिगत सामंजस्य, एक्विजिशन, कौशल अभिग्रहण। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो एक ना सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों, जो एक निम्न आनुवंशिकता से जुड़े हों, या कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों, या ज़्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले माता पिता से जुड़े हों। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि कमजोर गृह वातावरण से जो जुड़े हों तो वही समस्यात्मक होंगे ना, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधिगम में प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को सबसे कम महत्व दिया गया, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या आदर्शवाद, व्यवहारवाद। तो सबसे ज़्यादा आदर्शवाद, आइडियलिज्म को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की आवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। तो अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक क्षेत्र, सहजात्मक क्षेत्र, कनेक्टिव, या फाइचोमोटर डोमेन मतलब मन चालक क्षेत्र। तो शिक्षक की आवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में सबसे पहले से विद्यमान पूर्णता का आविर्भाव डैश के द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या श्री अरविंदो के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा शिक्षा मनुष्य में सबसे पहले विद्यमान पूर्णता का आविर्भाव है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड आज यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू अगेन।